हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 4। इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर हमने पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन में एमसीक्यूज के बारे में। पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था प्रियम्बल से जुड़े हुए एमसीक्यूज के बारे में। पार्ट 3 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 11 तक के जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स में आने वाले जितने भी एमसीक्यूज है उसके बारे में। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर हमें कवर मिलेगा। अब क्योंकि फंडामेंटल राइट्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसके लिए हमारे जो वो सेशंस लगेंगे, वो कम से कम 3 से 4 इसके अंदर हमारे सेशंस लगेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा लेंदी होने वाला है। इसके लिए आप प्लीज़ ये मत कहना कि सर क्वेश्चन बहुत रिपीट कर रहे हो। बिल्कुल करूँगा, क्योंकि क्वेश्चन मैंने आपको बताया था रिपीट भी हम बार-बार करेंगे। मेरा क्योंकि मेन पर्पस क्या था, आपको क्वेश्चन इसी के अंदर याद भी करवा दूँगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो ये हमारे आर्टिकल 12 से 35 तक बात करेगा, और अगर बात करेंगे पार्ट की, तो ये हमारा पार्ट कौन-सा बात करेगा? पार्ट 3 की बात करेगा। आज फंडामेंटल राइट्स का ये हमारा पार्ट 1 है। इसके मेरे हिसाब से आपके 3 से 4 पार्ट आएँगे, और इसमें मेरे ख्याल से 700 क्वेश्चन के आस-पास हम कवर अप करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि बात करेगा फंडामेंटल राइट्स की। अब हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्या कहता है क्वेश्चन हमारा? देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, हु डिस्क्राइब्स द पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ मोस्ट क्रिटिसाइज्ड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? किसने ये बात कही थी कि जो पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो मोस्ट क्रिटिसाइज्ड पार्ट है? मोस्ट क्रिटिसाइज्ड पार्ट है, किसने कही थी बात ये? जवाब सॉरी 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 किसने कही थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने कही थी? नहीं। बी बी आर अम्बेडकर जी ने कही थी। बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर जी ने क्या कहा था कि जो पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे संविधान का जो पार्ट 3 है, भाग 3 है, वो क्या है? मोस्ट क्रिटिसाइज्ड पार्ट है। और जो बी आर अम्बेडकर थे, ये कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन पास करवाया था। ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन पास करवाया था, जो कि आगे जाके क्या बना था? प्रियम्बल बना था। ये भी आपको पता होगा। राजेंद्र प्रसाद हमारे फर्स्ट क्या थे? प्रेसिडेंट थे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर 67, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिफाइज फंडामेंटल राइट्स इनटू 7 कैटेगरीज, बट नाउ देयर आर हाउ मच? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उसमें क्या हुआ था कि हमारा क्या था? 7 फंडामेंटल राइट थे। लेकिन वर्तमान में हमारे पास कितने हैं? वर्तमान में हमारे पास हैं 6। और जो 7वां हटा है, वो क्या हटा है? राइट टू प्रॉपर्टी हटा है। राइट टू प्रॉपर्टी हटा है। कौन सी अमेंडमेंट से हटा है? 44th अमेंडमेंट से हटा है। अब वर्तमान में कहां पर है? 300 300 ए में है। ये 3 चीजें आपको इसके लिए याद रखनी पड़ेगी। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में हमारे पास 6, जिसमें हमारा आर्टिकल 14 टू 18 एक बात करेगा, आर्टिकल 19 फर्दर। अब इसके बारे में मैं क्वेश्चन जब आएँगे उसमें बताऊँगा। अभी इसमें एक ही क्वेश्चन में आपको सब कुछ नहीं बताऊँगा। इसीलिए मैंने आपको कहा था, हमारे फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक 3 से 4 वीडियोज़ लेगा। इसमें अंदर मैं आपको एक-एक क्वेश्चन बता दूँगा। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 68 की, तो ऑप्शन होगा इसका
ऑप्शन नंबर ए, देयर आर 6 इन प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया पहले था 44th अमेंडमेंट से पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब कौन सा राइट है? अब है ये हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, हमारा है लीगल राइट। ऑप्शन नंबर, कौन सी अमेंडमेंट से? बाय 44th अमेंडमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन टेकन अवे फ्रॉम अ फंडामेंटल राइट्स एंड प्लेस इन आर्टिकल 308 थ्रो 44th अमेंडमेंट। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following has been wrongly listed as a special feature of a fundamental rights in India? इन सब में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो wrongly मेंशन किया गया है एज अ स्पेशल फीचर? देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ये तो बात बिल्कुल सही है कि अगर आपको राइट्स दिए गए हैं तो आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी इम्पोज की गई हैं, तो ये बात तो सही है। फंडामेंटल राइट्स आर मोर sacrosanct than fundamental rights granted by the ordinary law, ये भी बात बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल एंड कैन बी एनफोर्स थ्रू सुप्रीम कोर्ट, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन फंडामेंटल राइट कैन बी वेव बाय पर्सन, कोई आदमी अपने मौलिक अधिकारों को वेव नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि क्या लिखा है, इनमें से कौन सा रॉन्गली मेंशन है? क्वेश्चन पढ़ना सीखो, पूछता कुछ और है लेकिन हम ओवर कॉन्फिडेंस के मामले में उस क्वेश्चन को आते हुए को हम गलत करके आ जाते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स आर बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस है हमारे फंडामेंटल राइट? बिल्स ऑफ राइट इनकम्प्लीट, बिल्स ऑफ राइट विद इनबिल्ट लिमिटेशन, मतलब आपके पास अधिकार तो है लेकिन आपके पास कुछ जिम्मेदारियां भी है, रिस्ट्रिक्शंस भी है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स सिक्योर्ड टू सिटीजन इंडिविजुअल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट प्रोटेक्टेड है? अगेंस्ट स्टेट एक्शन, अगेंस्ट स्टेट एज वेल एज प्राइवेट एक्शन, अगेंस्ट इंडिविजुअल या अगेंस्ट ऑल ऑफ देम? तो ये होगा अगेंस्ट स्टेट एक्शन। मतलब यदि आपके कोई मौलिक अधिकार हनन किए जा रहे हैं स्वयं राज्य के द्वारा, तो आप उन अपने अधिकारों को बचाने के लिए कोर्ट पहुंच सकते हो। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स आर, कैसे होते हैं फंडामेंटल राइट्स? नेगेटिव राइट्स, रिस्ट्रिक्टिव राइट्स, लिमिटेड राइट्स या फिर ऑल ऑफ अबव? देखो, जहां पर राइट है वहां लिमिटेशन है, बात सही है। लिमिटेशन को हम क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं, सही है। और ये एक तरीके से नेगेटिव भी है। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एंजॉयज द राइट to impose reasonable restriction on fundamental rights on Indian citizen? कौन करेगा? रिस्ट्रिक्शन लगाने की पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास, पार्लियामेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास, या किसी के पास नहीं? पार्लियामेंट के पास है रिस्ट्रिक्शन लगाने की पावर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर जुडिशरी इज द पार्ट ऑफ द अदर अथॉरिटी अंडर आर्टिकल 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या आर्टिकल 12 के अंतर्गत आने वाले, आर्टिकल 12 के अंतर्गत क्या आता है? आर्टिकल 12 के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था? स्टेट पढ़ा था। तो क्या जुडिशरी इसके अंदर आएगा? क्या इसमें जुडिशरी आएगा? आएगा, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन एनेक्टमेंट इज ऑफ सच अ नेचर दैट नो सेपरेशन इज पॉसिबल बिटवीन इनकंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट पार्ट, मतलब कुछ इस तरीके का एनेक्टमेंट था, इस तरीके का कोई ड्राफ्ट बना हुआ है जिसके अंदर दो पार्ट हैं, एक तो इनकंसिस्टेंट है और एक कंसिस्टेंट है। अब लेकिन हुआ ये, इनकंसिस्टेंट को हम कंसिस्टेंट से अलग नहीं कर सकते। अब अगर हम इसको अलग नहीं कर सकते तो क्या होगा? ऑप्शन ए, होल एक्ट विल बी
ऑपरेटिव, भैया जब हम ये इनकंसिस्टेंट है तो फिर पूरा का पूरा तो ऑपरेटिव कैसे होगा? गलत। होल एक्ट विल बी इनऑपरेटिव, ये बात बिल्कुल सही है। अब भैया जब आप इस गलत चीज को इसमें से हटा नहीं सकते, तो जो सही है उसको भी अपना जो है डाउनफॉल भुगतना पड़ेगा। मतलब पूरा का पूरा इनऑपरेटिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लॉ विच एम्ब्रिजेस द फंडामेंटल राइट्स, ऐसा कानून जो किसी के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा हो, इज नॉट अ नलिटी बट रिमेन इन ऑपरेटिव टिल द शेडो ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉल ओवर सच राइट्स। मतलब जब तक उस कानून की वजह से किसी फंडामेंटल राइट्स हनन हो रहे हों, तो उसकी शेडो हटाने के लिए हम क्या करेंगे? दिस इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। ऑप्शन नंबर 13। और ये कौन से आर्टिकल की बात करता है? ये बात करता है आर्टिकल 13 की। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाइज। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स किसके ऊपर अप्लाई होगा? देख लेते हैं। ओनली टू द प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बट नॉट ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन सिटीजन। भैया यहाँ पे तो इसने पहली लाइन ही गलत बोल दी। दोनों पे होता है, प्री और पोस्ट पे। पोस्ट पे भी होता है, पहली लाइन गलत बोल दी। टू द पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बट ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन सिटीजन, यहाँ पे भी गलत बोल दी, प्री भी आना चाहिए था। टू द पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ सिटीजन ओनली, गलत बोल दिया। टू ऑल लॉज, प्री कॉन्स्टिट्यूशन एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है हमारा, लीगल इक्वालिटी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंप्लाइज दैट। लीगल इक्वालिटी का मतलब क्या होगा संविधान के अंतर्गत? देयर शुड बी इक्वालिटी अमॉन्ग्स इक्वल एंड इनइक्वालिटी अमॉन्ग्स अनइक्वल। मतलब जो समान कैटेगरी के लोग हैं उनके अंदर ही इक्वालिटी होगी। पूरे भारतवर्ष के अंदर इक्वालिटी हम कैसे कर देंगे? अब जैसे ये कैटेगरी ए के लोग हैं, कैटेगरी बी के लोग हैं, कैटेगरी सी के लोग हैं, तो ए से ए वाले के बीच में इक्वालिटी हम कर सकते हैं, ए से बी के अंदर नहीं कर सकते। ये बात समझ में आती है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। There, the right of equality before law contained in Article 14 of the Constitution is available to Article 14 to 18 की बात कर रहा है ये, 14 to 18। ठीक है, किसकी बात करता है? राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। अब लेकिन ये किसके ऊपर इम्पोज किया जाएगा? नेचुरल पर्सन के ऊपर, लीगल पर्सन के ऊपर, सिटीजन ऑफ इंडिया के अंदर, या फिर ऑल पर्सन वेदर नेचुरल और लीगल, किसके ऊपर किया जाएगा? तो ये सबके ऊपर किया जाएगा, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो लीगल हो, चाहे कैसे पर्सन हो। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 82, हु इज एक्सेप्शन टू इक्वालिटी बिफोर लॉ अंडर आर्टिकल 14। एक्सेप्शन कौन है? राष्ट्रपति और गवर्नर, ये दोनों एक्सेप्शन है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, कास्ट के बेसिस पर, सेक्स के बेसिस पर, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर, इन सब के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये संविधान में बोला गया है। और आर्टिकल कौन सा है? सॉरी, सॉरी, यहाँ पे मेरी एक मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे मेरी एक मिस्टेक हो गई है, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। एक मिनट। क्वेश्चन ये बोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया परमिट्स, अलाउ कर रहा है डिस्क्रिमिनेशन, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन तो अलाउ ही नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ, लेकिन यहाँ पे तो अलाउ की बात पूछा है। यहाँ पर मेरी गलती हुई है, मैं उसको मानता हूँ, उसके लिए आपसे सॉरी मांगता हूँ। यहाँ पे बोला गया परमिट्स,
लेकिन हम क्या पढ़ के आए हैं आर्टिकल 15 के अंदर, डज नॉट अलाउ। सेक्स के बेसिस पे भी नहीं होगा, कास्ट सेक्स के बेसिस पे भी नहीं होगा, कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे भी नहीं होगा। तो नॉट ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड्स, किसी भी ग्राउंड्स पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। हाँ लिखिए बात आर्टिकल 15 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन फेवर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन कहां पर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर। उसके बारे में कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, उसके बारे में लिखा गया है आर्टिकल 15(4) में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ, प्रोहिबिट्स है। अब ऊपर वाले केस में हमने क्या पढ़ा था, देखना, परमिट्स था ऊपर वाले केस के अंदर, इस वाले केस में परमिट बोला था, इस वाले केस में प्रोहिबिट बोल रहा है। देखो शब्दों को पकड़ो, प्रोहिबिट बोल रहा है, इसलिए मैंने आपसे उस टाइम कहा था कि मेरे पढ़ने में मिस्टेक हो गई थी। प्रोहिबिट्स बोल रहा है, मना कर रहा है, इसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। देख लेते हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। रेजिडेंस ने यहाँ पे आके मामला खराब कर दिया, वरना ऑप्शन ये सही होता। ऑप्शन बी, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये बात सही है, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 15, पर्सन्स या सिटीजन, सिर्फ सिटीजन, आर्टिकल 15 सिर्फ सिटीजन पे लागू होगा, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अ स्पेशल प्रोविजन कैन बी मेड अंडर आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 15 के अंदर स्पेशल प्रोविजन किसके लिए, किसके संबंध में बनाए जाएंगे, वुमेन चिल्ड्रन के संबंध में बनाए जाएंगे क्या, बिल्कुल बनाए जाएंगे सर। शेड्यूल ट्राइब के संबंध में बनाए जाएंगे क्या, बिल्कुल बनाए जाएंगे। इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के संबंध में बनाए जाएंगे क्या, नहीं सर। सोशली बैकवर्ड क्लासेस के संबंध में बनाए जाएंगे, बिल्कुल बनाए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो विच of the following provision does the Constitution of India explicitly prohibit racial discrimination in India? Racial discrimination कौन से आर्टिकल से दूर किया गया है, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16। आर्टिकल 15 में तो भाई रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स। आर्टिकल 16 में किसकी बात की गई है, अपॉर्चुनिटी की, अपॉर्चुनिटी ऑफ किसकी, एम्प्लॉयमेंट की। तो ये बात समझ में आती है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, आर्टिकल 16 प्रोवाइड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट फॉर ओनली ऑफ सिटीजन्स, ऑप्शन नंबर ए। मतलब आर्टिकल 16 भी किसके लिए है, सिर्फ सिटीजन्स के लिए। सही बात है, आगे देखते हैं। अंडर आर्टिकल 16(4) state is empowered to make provision for reservation of appointments and post for, आर्टिकल 16(4) के अंदर स्टेट जो है रिजर्वेशन और अपॉइंटमेंट की पॉलिसी बना सकती है, किसके संबंध में, कौन से क्लास के लोगों के संबंध में, तो वो होगा हमारा सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग होंगे उनके संबंध में, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द जजमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट इन द मंडल केस, it has been observed that the poisonous weed of casteism has been replanted where where it will trouble us 1,000 years. Each age will have to consider it. और ये बात किसने कही थी,
आरक्षण एक जहरीला वीड है। ये बात किसने कही थी? तो ये बात किसने कही थी? ये बात हमारी कही थी किसने? N.A. पालकीवाला जी ने। ऑप्शन नंबर। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। Which of the following section of citizens should be excluded from the benefit of reservation according to the principle of creamy layer as propounded by the Supreme Court in Mandal Commission case? कौन सी कैटेगरी को बाहर कर दिया गया था क्रीमी लेयर से? देख लेते हैं। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, एडवांस सेक्शन अमॉन्ग द अदर बैकवर्ड क्लास, मतलब जो ओबीसी कैटेगरी में जो एडवांस सेक्शन है उनको बाहर निकाल दिया गया। ठीक है। ऑप्शन बी, एडवांस सेक्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट, इनको नहीं निकाला था, गलत बात। एडवांस सेक्शन अमॉन्ग शेड्यूल ट्राइब, इनको भी नहीं निकाला गया है। एडवांस सेक्शन अमॉन्ग इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, इनको भी नहीं निकाला गया। मतलब ओबीसी की कैटेगरी में जो एडवांस हो गए ना, जिनके पास अपने पर्याप्त साधन हो गए, उनको निकाल दिया गया। उनको हम किस में कर दिया गया? क्रीमी लेयर में कर दिया गया। अब हमारा आंसर होगा ओनली ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है हमारा, तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट प्रोवाइडिंग 69% of reservation has been placed in which schedule of the constitution? कौन से शेड्यूल में बात करेगा रिजर्वेशन की? 9 शेड्यूल के अंदर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग द अनटचेबिलिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड अबॉलिश इन इंडिया? कहां पे दे रखा है? संविधान में तो दे रखा है हमारा आर्टिकल 17 के अंदर, ये तो हम पढ़े हैं। उसके बाद ऑप्शन ए में क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी, संविधान के आर्टिकल 17 के अंदर, अनुच्छेद 17 के अंदर। आगे देखते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन नॉट बी यूज। फ्रीडम ऑफ स्पीच को हम किस तरीके से यूज नहीं कर सकते? देखो क्या क्वेश्चन पढ़ना, कैन नॉट बी यूज, किस तरीके से यूज नहीं कर सकते? किस तरीके से नहीं कर सकते? टू इंसाइट पीपल टू वायलेंस, वायलेंस भड़काने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए हम फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब ये है कि हम लोगों को भड़का दें और ऐसे बोलते हैं कि ये तो हमारा राइट टू स्पीच है, फंडामेंटल राइट है, तो ये बात नहीं चलेगी भैया। अगला। A pamphlet invokes the reader to join a total and violent struggle to bring about a revolution. ठीक है जी, पर्चे छप गए, उनको लोगों में सर्कुलेट कर दिया, और जिससे कि क्या भावना थी कि लोग उसको पढ़े और दंगे भड़के। द ऑथर इज प्रोसिक्यूटेड फॉर सेडिशन अंडर 124 ए। जो जिसने वो छापा था या वो जिसने छपवाया था, उसको आईपीसी के 124 ए के अंतर्गत उसके ऊपर कार्रवाई की गई। कोई बात नहीं। द penal provision and proceeding there under are challenged by the author as a violent of his fundamental right। लेकिन जो ऑथर है उसने ये बोला कि भैया ये तो मेरा, ये लिखना छापना बोलना तो मेरा मौलिक अधिकार है। अब क्या हुआ? क्या ये जो इसकी बात है चैलेंज की जा सकती थी? तो इसकी अगर हम बात देखें तो इसकी बात है नो, बिकॉज, क्यों? बिकॉज द प्रोविजन इज वैलिड एज इट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवर्जेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी। क्यों? भैया आपको बोलने का अधिकार है, अपनी फ्रीडम को एक्सप्रेस करने का अधिकार है, लेकिन आपकी फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल करके किसी को भी भड़का दो, दंगे भड़का दो, ऐसा कुछ कर दो जिससे इंडिया को हार्म पहुंचे। ये करने का अधिकार नहीं, क्योंकि हम क्या पढ़ के आए थे, अगर हमें राइट्स मिले हैं तो हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। भैया आपके पास राइट्स तो हैं, लेकिन आपके पास, आपको इस रिस्ट्रिक्शन के अंदर रह करके अपने राइट्स को यूज करना है। ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, on which of the following freedom can be reasonable restriction can be imposed on a ground of security of state? इनमें से कौन से संबंध में रिस्ट्रिक्शन हम इम्पोज कर सकते हैं? देख लेते हैं कौन सा संबंध होगा। स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ये आपको बोलने का अधिकार है, दंगे भड़काने का अधिकार नहीं है। तो आप बोलोगे तो कुछ सोच समझ के बोलोगे। ऑप्शन नंबर ए। A British citizen staying in India cannot be claim right to, एक ब्रिटिश नागरिक अंग्रेज इंडिया में आकर के कौन सा राइट नहीं ले सकता? व्यापार करने का राइट नहीं ले सकता। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन? भारतीय नागरिकों को ही मिलेगा। कौन सा है? देख लेते हैं एक कौन सा है। क्या इक्वलिटी बिफोर लॉ मिलेगा? ये तो सबको मिलता है, सिटीजन हो चाहे ना हो सबको मिलता है ये तो। फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ भारतीय नागरिक को मिलेगा। राइट टू फॉर्म यूनियन एंड एसोसिएशन सिर्फ भारतीय नागरिक को मिलेगा। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म ये भी सिर्फ भारतीय नागरिक को मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2, 3 एंड 4। ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि इक्वलिटी बिफोर लॉ सबको मिलता है, ऑल पर्संस को मिलता है ये तो। आगे क्वेश्चन नंबर 102, an accused person has been provided with the following protection by constitution of India। एक accused person उसको संविधान की तरफ से कुछ छूट मिली होती है। कौन कौन सी होती है देख लेते हैं। छूट किस ऑर्डर में मिलती है वो जरूरी है। पहला ऑर्डर, पहले मिलता है हमें एक्स पोस्टो लॉ, उसके बाद हमें मिलता है डबल जियोपार्डी की भैया आप एक आदमी को एक ऑफेंस के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं दे सकते। और उसके बाद मिलता है सेफ गार्ड अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, हबीस कॉर्पस। तो 1, 3 एंड 2 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है ऑट्रे ऑट्रेफॉइस एक्विट। ऑट्रेफॉइस एक्विट ये किससे संबंधित प्रिंसिपल है? ऑट्रेफॉइस एक्विट डबल जियोपार्डी से। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल जेपार्डी का मतलब क्या होता है? डबल जेपार्डी का मतलब होता है पुटिंग द सेम पर्सन ऑन अ ट्रायल ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। एक अपराध के लिए 2 बार उसको ट्रायल कर दिया, 2 बार पनिशमेंट दे दी, ये होता है डबल जेपार्डी। और ये संविधान में बना कर दिया। ऑप्शन नंबर सी। 105, द accused was found guilty of section 107 of custom act and punished thereunder। कोई बात नहीं, मिल गया पनिशमेंट। पुलिस देन चार्ज हिम अंडर 120 बी ऑफ आईपीसी। बाद में पुलिस ने उसके ऊपर 120 बी लगा दी। ही प्लीडेड द रूल ऑफ डबल जेपार्डी। उसने अब एक्यूज बोल रहा है कि भैया आप मेरे को दोबारा सजा क्यों दे रहे हो? अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या 107 और 120 भी सेम कैटेगरी के ऑफेंस थे? क्या 107 ऑफ कस्टम एक्ट और 120 बी ऑफ आईपीसी ये दोनों सेम कैटेगरी के ऑफेंस थे? क्या यहाँ पर ये जो एक्यूज है ही ये प्ली ले सकता था इस चीज की? तो यहाँ पे वो नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि 107 ऑफ कस्टम एक्ट तो अलग ऑफेंस हो गया, 120 भी अलग हो गया। और डबल जेपार्डी में हम क्या बोल के आए थे? ये सेम ऑफेंस के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे तो ऑफेंस 2 अलग अलग हो गए। ये अलग ऑफेंस हो गया, ये अलग ऑफेंस हो गया। तो यहाँ पर जो एक्यूज है ही कैन नॉट प्लीड द रूल ऑफ डबल जेपार्डी एज ऑफेंस अंडर 120 बी एंड 107 आर डिफरेंट ऑफेंस। ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आर्टिकल 23 of Constitution states that the person accused of an offence shall not be compelled to be witness against. किसके अगेंस्ट नहीं हो सकता? तो वो अपने खुद के अगेंस्ट में, मतलब कोई भी अक्यूज अपने खुद के खिलाफ गवाही नहीं देगा, खुद के खिलाफ गवाही नहीं देगा। ऑप्शन नंबर ए, हिमसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, देख लेते हैं। एसर्शन क्या है? एन एक्यूज पर्सन कैन नॉट बी कंपेल्ड टू गिव हिज थंब इंप्रेशन। क्या हम एक्यूज पर्सन से उसके अंगूठे के निशान नहीं ले सकते? ले सकते हैं। तो ये बात तो गलत हो गई। एन एक्यूज पर्सन कैन नॉट बी कंपेल्ड टू विटनेस अगेंस्ट, हाँ, वो अपने अगेंस्ट में खुद के खिलाफ गवाही दे, उसके लिए हम उसको नहीं बोल सकते। ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए गलत और ऑप्शन बी सही। ऑप्शन नंबर डी, ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 डज मीन्स एंड इंक्लूड्स। क्या है आर्टिकल 21 की बात? देख लेते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट बॉडी ओनली, protection as animal existence, something more than mere animal existence. Option number C. Next question, right to life means, right to life का मतलब क्या होता है? क्या होता है देख लेते हैं भैया। right to life का मतलब होता है right to have all limbs and faculties intact and and live with human dignity. Option number. Next question, एंटिसिपेटरी बेल इज, एंटिसिपेटरी बेल हमारा क्या होता है? फंडामेंटल राइट होता है, फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 होता है, स्टैच्यूटरी राइट होता है, या इनमें से कोई भी नहीं होता। तो अगर हम बात करें किसकी अगर हम बात करें एंटिसिपेटरी बेल की, तो ये हमारा स्टैच्यूटरी राइट होता है। ऑप्शन नंबर। अगली बात, राइट टू प्राइवेसी, निजता, जिसका आजकल हर जगह पे बोलबाला है कि हमारी निजता का हनन हो रहा है, हमारी प्राइवेसी का हनन हो रहा है, वो किस तरीके की राइट होती है? राइट टू प्राइवेसी इज राइट टू पर्सनल लिबर्टी। ऑप्शन नंबर बी। 112, राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल? राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल के अंतर्गत आया था? आर्टिकल 21A। और कौन सी अमेंडमेंट से आया था? अमेंडमेंट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। दो क्वेश्चन बनते हैं। और ये अमेंडमेंट कौन से ईयर आई थी, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट इज नॉट ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 22? ये 222 आ गया है, आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 के अंतर्गत हमें कौन सा राइट नहीं दिया जाता? कौन सा नहीं दिया जाता? राइट टू इन्फॉर्म द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, ये तो है। राइट टू डिफेंड बाय लॉयर ऑफ वन चॉइस, ये भी है। राइट टू प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, ये भी है। राइट टू नोट टू हैंडकफ, ये नहीं है भैया, बांधना तो पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a preventive detention law has to satisfy which of this following to become a valid? प्रिवेंटिव, अगर हमें किसी की प्रिवेंटिव डिटेंशन करनी है, तो हमें कौन से आर्टिकल को फॉलो करना पड़ेगा? कौन सा करना पड़ेगा? आर्टिकल 14B, 19B, 21B, 22B, कि इनका हनन तो नहीं हो रहा, ये चीज देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 22(1) एंड 22(2) डज नॉट अप्लाई टू, किसके ऊपर अप्लाई नहीं किए जाएंगे?
किसके ऊपर नहीं होंगे? एलियन एनिम सॉरी एनिमी एलियंस एंड पर्सन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा। क्या? आर्टिकल 22(1) और आर्टिकल 22(2). राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन प्रोहिबिट्स, किसको करेगा? ये करेगा ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स को भी करेगा, बेगर्स को भी करेगा, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज इन फैक्ट्री, ये इनको भी करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, employment of a children below the age of 14 years in a factory, mines, in any other hazardous work is violative of किसका? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन का, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 117, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू कन्वर्जन इज एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कन्वर्जन का अधिकार संविधान में कहां दे रखा है, कैसे दे रखा है, किस तरीके से दे रखा है? कहीं पे भी नहीं है भैया कन्वर्जन का अधिकार, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, which one of the following is not a specific ground on which the state can place restriction on a freedom of religion? कौन सा है ऐसा जिसके नॉट पूछा है, ये बात है ना, नॉट पूछा है। तो अगर हम बात करें नॉट की, तो सोशल जस्टिस और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, ये कहीं नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 120, द राइट ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 25 इज सब्जेक्ट टू व्हाट? is subject to public order, morality, health and other fundamental rights, option number C. Question 121, क्या कहता है? right to freedom of conscience include, क्या इंक्लूड करेगा? right to adhere one own religion only, गलत बात। right to adhere to one own religion only with the consent of the other, नहीं, गलत बात। right to adhere one own religion only and abandon other own religion, मान सकता है किसी को भी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 122, एनी सेक्शन ऑफ अ सिटीजन any section of the citizen residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script, culture of his own shall have the right to conserve the same। मतलब वो अपने कल्चर को, अपने स्क्रिप्ट को, अपनी लैंग्वेज को संजो के रख सकता है, बचा के रख सकता है। तो ये उसको अधिकार संविधान के कौन सी अनुच्छेद में दे रखा है? आर्टिकल 29(1) के अंदर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 30 गारंटीज द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल टू, किसको है? किसको है? तो ये है ऑल माइनॉरिटीज, जो कि रिलीजन के बेस पर बनाई गई हो और लैंग्वेज के बेसिस पर बनाई गई हो, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, which one of the following fundamental rights under constitution is not available to all person? सबको नहीं मिलता, सिर्फ सिटीजन को मिलता है, ये पूछा गया है। तो क्या होगा 124 का? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 16, ऑप्शन नंबर डी। 125, which of the following is not included in the fundamental right of constitution? फंडामेंटल राइट इनमें से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? राइट टू वोट इन ऑल इलेक्शन, ये नहीं। 126, 126 कह रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, मैं ऐसे वर्बली बोल देता हूँ और यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द
following case is related to constitutionality of right to death, in which it was held, क्या हेल्ड हुआ था, राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। ये क्वेश्चन था, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। तो ये वाली बात हमें कौन से केस में मिली थी, ज्ञान कौर वाले केस में मिली थी, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट laid down certain requirement to be followed in all case of arrest and detention, जहां पर अरेस्ट और डिटेंशन के बारे में केस की बात आ जाए, डी के बासु वाला केस, डी के बासु केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस एज अ ह्यूमन राइट वायलेशन, विशाखा वाले केस में हुआ था, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, proper respect is shown to national anthem by standing up when the national anthem is sung. It will not be right to say that this respect is shown by not joining and singing. It was held in, कौन से केस में हुआ था ये, बिजॉय एम्यूनल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आप राष्ट्रगान के समय रिस्पेक्टफुली खड़े भी हो, उसको आप नहीं बोल रहे, सिर्फ खड़े भी हो, तो भी यही है कि आप उस नेशनल एंथम की इज्जत कर रहे हैं। आगे देखते हैं, लॉ गिविंग इफेक्ट टू आर्टिकल 39B 39C कैन ओवररिड आर्टिकल 14 आर्टिकल 19 विद आर्टिकल 31C ब्राउट थ्रू, कौन से अमेंडमेंट से आया था ये बात, तो ये हमारी बात आई थी अमेंडमेंट 44 से, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 2, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी किसको मिलेगी, ऑल नेचुरल पर्सन्स, सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन सबको मिलेगी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एज फार एज द आर्म फोर्स आर कंसर्न, द फंडामेंटल राइट ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 14 and 19 of the constitution are what, available only according to the law made by parliament, कानून के हिसाब से मिलेगी, अपनी मर्जी से नहीं मिलेगी, ऑप्शन नंबर डी। आर्टिकल 33 empowers parliament to modify fundamental right in relation to armed forces, option number। तो आज का सेशन हम यही वाइंड अप करते हैं। इस सेशन में हमने फंडामेंटल राइट्स से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। हालांकि अभी 3 से 4 वीडियोस और आएंगी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, उसके अंदर हम बाकी आने वाले क्वेश्चन फर्दर उनको डिस्कस करने वाले। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो आप उसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक केयर।